ओके, लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग टाइम। आज हम लोग देखने वाले हैं कि मार्केट इतना ज़्यादा क्यों गिर रहा है। पहले तो डीआईएस बचा लेते थे, बट एक्चुअल में तीन मेजर रीजंस हैं। विद एग्जांपल्स मैं आपको समझाऊंगा, एक ही बार में आपको समझ में आ जाएगा कि जो जैपनीज का ये कांड है ये सब चल क्यों रहा है और मार्केट इतना ज़्यादा क्यों इसकी वजह से प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। ठीक है, तीनों रीजन है। पहले आसान आसान वाले रीजन बता देता हूँ मैं आपको, ताकि फिर हम लोग ये जो मेन रीजन है इसमें क्या प्रॉब्लम है वो आपको पता चलेगी। सबसे पहले आपको पता था वहां पे एक मैन्युफैक्चरिंग डेटा होता है, वो यूएसए का मैन्युफैक्चरिंग डेटा खराब आया। क्या इंडिकेट करा इसने कि मार्केट में आपका रिसेशन का खतरा आ सकता है, बिकॉज इकोनॉमिक स्लोडाउन चल रहा है, पहला केस। ठीक है, तो अपने को मैन्युफैक्चरिंग का डेटा खराब मिला। सेकंड इसमें क्या आया था, आपका अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ के आया था, जो 8 मंथ्स का लो हम लोगों ने लास्ट वीडियो में देखा भी था, और मैंने आपको वार्न भी किया था जब निफ्टी 24,800 थी कि अभी बाय करने का टाइम नहीं है, इट्स नॉट अ बाय ऑन डिप मार्केट। ठीक है, देन आपका सेकंड पॉइंट जो था उसमें वो आपका अनएम्प्लॉयमेंट का था। तो ये दोनों की वजह से आपको रिसेशन का खतरा बढ़ रहा है। अब वहां पे इंटरेस्ट रेट यूएसए के अंदर अगर नहीं काटते हैं ये लोग, तो रिसेशन का खतरा बहुत तेजी से बढ़ जाएगा और प्रॉब्लम वहां के बैंकों की हालत खराब होने वाली है। ये चीज़ अपने को देखने को मिल सकती है। हालांकि मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ही जल्दी आप देखोगे डिसीजन, कुछ 7-8 दिन 10 दिन के अंदर आप देखोगे फेड शायद रेट कट आपके कर दे। रेट कट्स वाली चीज़ को हम लोग फिर बहुत पहले मैंने आपको कम से कम 4 या 5 वीडियोस में समझा रखा है कि रेट कट्स से कैसे फर्क पड़ता है, कि इक्विटी मार्केट कैसे आगे बढ़ती है गिरती है। रेट से बहुत इंटरेस्ट रेट जो होते हैं उससे फर्क पड़ता है। सेकंड जो आपका चीज़ है वो है मिडिल ईस्ट की टेंशन। भाई साहब, ईरान ने क्या करा, ईरान ने बोल दिया, ईरान के डिफेंस ऑफिशियल्स ने बोल दिया कि हम 24 से 48 घंटे के अंदर इसराइल पर अटैक करेंगे। अब इसराइल तो ऐसा तो नहीं ना इसराइल चुपचाप बैठेगा, इसराइल के पास अब एक लाइसेंस मिल गया कि भैया वो अटैक कर सकता है, बिकॉज उनके ऑफिशियल्स ने ये बात बोल दी है कि अटैक करेंगे। तो वहां पे टेंशन बढ़ गई मिडिल ईस्ट में। ठीक है, और वैसे भी मैंने आपको बताया कि वर्ल्ड ना बड़ा ही अनरेस्ट चल रहा है। मतलब अगर आप देखोगे तो रशिया यूक्रेन का वॉर तो था ही था, मिडिल ईस्ट का नया पंगा चालू हो गया। बांग्लादेश का तो आपको खैर स्टॉक मार्केट में उतना फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये इन जनरल मैं आपको बता रहा हूँ कि वर्ल्ड में कितने प्रॉब्लम चल रही है। चाइना ताइवान के पीछे पड़ा हुआ है, उसको लेना है लेना है। अभी इंडिया के पास ही बेस्ट टाइम है कि वो भी भैया पीओके पे खरीदे और उनको पीओके भी वहाँ से इंडिया लेके आ जाए। ठीक है, आप बताना मुझे कमेंट सेक्शन में, क्या इंडिया को भी पीओके पे इस टाइम पे अटैक कर देना चाहिए, बिकॉज सारा वर्ल्ड उथल पुथल पड़ा हुआ है इस टाइम पे। ठीक है, तो मिडिल ईस्ट की टेंशन है। अच्छा, वॉर से होता क्या है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज जब भी रुकेंगी, एक सिंगल लाइन में आपको सेंटेंस बता रहा हूं जिससे स्टॉक मार्केट पे इफेक्ट पड़ेगा, चाहे कुछ आए, कोविड आए कुछ भी आए, अगर इकोनॉमिक एक्टिविटी दुनिया भर की या हिंदुस्तान की या कहीं की भी रुकेगी, स्टॉक मार्केट गिरेगा। ये चीज ध्यान में रखना। अगर कोई भी ऐसी चीज आ रही है जिससे इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं रुक रही, जैसे पहली बार कोविड में आपको याद होगा लॉकडाउन आया था, राइट, मार्केट बहुत गिरे थे, भयंकर तरीके से क्रैश कर गए थे। सेकेंड टाइम जब आपका ये हुआ था, सेकेंड वेव फर्स्ट वेव से भी ज़्यादा खतरनाक थी, राइट, लेकिन मार्केट ऑल टाइम हाई जा रहे थे। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट लॉकडाउन लगाने के फेवर में थे ही नहीं कि लॉकडाउन लगाएगा। इसका मतलब क्या है, इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं रुक रही थी, और मार्केट में जब इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं रुकेगी तो आपको मार्केट वो लग करता है। वॉर में होता क्या है, ग्लोबलाइजेशन और कम हो जाता है, मतलब आगे आगे इधर उधर के देशों में सैंक्शन लगते हैं। इससे क्या होता है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज स्लो डाउन होती है, जिसकी वजह से आपको दिक्कत आती है। तो मिडिल ईस्ट का हमने देख लिया, रिसेशन देख लिया। अब इसको अपने लोग समझेंगे जापान में ऐसा क्या प्रॉब्लम निकल के आ रही है जिसकी वजह से दिक्कत आ रही है। बहुत ही अच्छे एग्जाम्पल समझेंगे। यूएसए के अंदर बैठे हैं बाइडन, ठीक है, जो बाइडन बैठे हैं, सपोज करो प्रेसिडेंट नहीं है, कोई यूएसए में कोई इन्वेस्टर है। यहाँ पे आपके कौन बैठे हैं, कियोसाकी, ठीक है, ये है बैठे हैं जापान में। जापान की खूबसूरती पता है क्या थी, जापान की खूबसूरती ये थी कि जापान में इंटरेस्ट रेट नेगेटिव में थे। तो यहाँ से अगर मिस्टर बाइडन को लोन लेना है, ठीक है, तो जापान में बड़ा ही सस्ता लोन मिलता था अभी तक, राइट। तो अब इन्होंने कहा भैया, बाइडन गए कियोसाकी के पास, कियोसाकी से कहा मुझे लोन दे दो भैया, आप कितना दे दो मुझे, एक काम करो 1 लाख जापानीज येन का लोन दे दो, ठीक है, किसका लोन दे दो, 1 लाख येन दे दो। आपका तो इंटरेस्ट रेट चलो मैं मान के चल रहा हूँ बहुत ही कम है, 0.1% है, ठीक है, इतने भी मुझे ब्याज दे दो, इतना ही वहाँ पे नेगेटिव इंटरेस्ट रेट हुआ करते, तो लोन सस्ता बहुत मिलता था जापान में। जापान की करेंसी बहुत स्टेबल थी, लोगों को डर ही नहीं था कि करेंसी में कोई टेंशन आने वाली या नहीं आने वाली, ठीक है। करेंसी स्टेबल ना होने से अभी मैं आपको फर्क दिखाऊँ कितना बड़ा दिक्कत आने वाली है। जापान ने कहा भैया इंटरेस्ट रेट बढ़ाएंगे हम, ठीक है, आपका बहुत सालों बाद इतिहास में आपका इंटरेस्ट उनका बढ़ा। अब उन्होंने इंटरेस्ट रेट बढ़ा दी कि भैया 0.25 बेसिस पॉइंट से हम लोग इंटरेस्ट रेट को बढ़ा देंगे। अभी कुछ महीने पहले जापान ने नेगेटिव इंटरेस्ट रेट से न्यूट्रल पे आ गया था,
अब इंटरेस्ट रेट बढ़ा है तो इनको जो पैसा वापस ले करना है, बाइडन को कियोसाकी को वापस करना है, क्योंकि कियोसाकी से लोन ले रखा है। अब बाइडन को ज्यादा पैसा वापस करना पड़ेगा। चलो ये समस्या भी बाइडन झेल लेंगे, ठीक है। बाइडन के पास समस्या कहां पे आ गई, अभी आप समझना। जब इन्होंने 1 लाख येन का लोन लिया और 1 लाख येन लोन लेने के बाद जब ये वापस करेंगे तो कितने पे करेंगे। अच्छा, बाइडन ने कैसे लोन कैसे लिया, इनके पास क्या थे, 1 लाख येन से डॉलर में कन्वर्ट किया, यानी कि 1 लाख येन पहले 160 रुपीज का डॉलर चलता था, ठीक है। कितने का, 160 का। तो कितना निकल के आया, तो बाइडन ने जब हम 1 लाख येन में हमने लोन लिया, येन कितने का था, 160 रुपए का, तो $625 बाइडन को लोन मिल गया, ठीक है। बाइडन खुश खुश हो गए, भाई $625 का लोन मिल गया मुझे तो, और बहुत ही कम इंटरेस्ट रेट पे। चलो इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया, कोई बात नहीं। अब समझना समस्या कहाँ है, समस्या आ गई कि येन मजबूत हो गया। मतलब करेंसी मार्केट में जो ये 160 रुपीज का, $160 येन $1 में मिलते थे, राइट। अब ये 160 की जगह पे 140 येन मिलेंगे। तो अब जब इनको वापस करना है, कियोसाकी ने क्या कहा, मुझे मेरा 1 लाख येन वापस करो। कियोसाकी जापान में बैठे कह रहा है मुझे 1 लाख येन वापस चाहिए। कहिए ठीक है भैया, हम वापस कर रहे हैं आपका 1 लाख येन। जब 1 लाख येन आपको वापस कर रहे हैं तो कहाँ पे आपको वापस करना है, रेट क्या चल रहा है मार्केट में, 160 से कितना हो गया, 140। तो 140 रुपीज का रेट चल रहा है। अब कितने आपको डॉलर वापस करने, 714। नाउ ये एक्चुअल लॉस है, $714 जो हम लोगों को इसको बाइडन को वापस करने ना, $714, वो आपको समस्या आ गई। क्योंकि इंटरेस्ट तो चलो एक बार को, समस्या ये भी है, ये समस्या, पर ये बड़ी समस्या आ गई कि भैया लोन आपको वापस करना है ज्यादा उसमें, क्योंकि जापान का मार्केट इतना अच्छा और ल्यूक्रेटिव था पहले के टाइम में। हम हिंदुस्तान लोग वाले भी तो लोन लेते थे, 50 बुलेट ट्रेन के लिए हमने 50,000 करोड़ का लोन लिया, बहुत ही कम 0.5% के इंटरेस्ट रेट पे, राइट। तो होता क्या था, पूरी दुनिया ही लोन लेती थी। अब पूरी दुनिया लोन लेती थी, जापान से कोई टेंशन आती नहीं थी कि जापान का मार्केट तो बहुत स्टेबल है, कोई दिक्कत आने वाली है नहीं। तो अब जब कोई दिक्कत आने वाली नहीं है तो बाइडन को जब ये लोन वापस करना पड़ रहा है कियोसाकी को, तो $714 वापस करने पड़े, 714 625 की जगह पे। ये एक बड़ी समस्या आ गई जापान के मार्केट में, जिसकी वजह से जापान के मार्केट में एक ह्यूज सेल ऑफ देखने को मिला, उनके स्टॉक मार्केट्स वगैरह में भी। अब ये जब समस्या आ गई ना, तो ये तीनों ने मिलके, कौन सी तीनों, आई होप कोई एग्जांपल समझ में होगा अब एक्चुअल में है क्या कहानी। जापान की समस्या बहुत बड़ी समस्या हो गई, मिडिल ईस्ट में टेंशन चली रही है और रिसेशन का खतरा सर पे आ रहा है, इसीलिए बाइंग नहीं आ रही नीचे से। क्यों, क्योंकि लोग डर रहे हैं, ऑलरेडी मार्केट में वैल्यूएशन रिच था। अगर मान के चलो सपोज केवल एक मिडिल ईस्ट की टेंशन होती, इससे पहले भी तो थी, रशिया यूक्रेन का वॉर हुआ था, चलो तब गिरा था, उसके पहले भी मिडिल ईस्ट की टेंशन कोई आज की टेंशन नहीं है, बहुत पहले से ही इजराइल और ईरान का वॉर चल रहा है, राइट। तो उसको भी मार्केट झेल जाती। रिसेशन भी आ गया साथ में, रिसेशन का खतरा और साथ में ये खतरा, जब तीनों की शक्ति बेयर्स की एक साथ मिल गई तो मार्केट आपके क्रैश कर गए। तो अब आप ही के खुद बताओ सोच के, क्या ये सही समय है अभी मार्केट में इन्वेस्ट फ्रेश करने का, या थोड़ा सा वेट करना चाहिए, मार्केट को स्टेबल होना चाहिए, उसके बाद किया जाए। ट्रेडिंग की अगर मैं बात करता हूँ तो ट्रेडिंग में डीआईएस के पास पैसा है, रिटेलर्स के पास, तो आप देखोगे नीचे से मार्केट ऊपर भी आ जाता है, ऊपर से नीचे भी आता है, ये चीज हम लोगों ने देखी हुई। तो ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से आपको इंट्राडे के अंदर बहुत साइड अपॉर्चुनिटीज मिलने वाली हैं। इन्वेस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू से आप एसआईपी में थोड़ा थोड़ा करके स्टार्ट कर सकते हो, लेकिन अभी लमसम करने का टाइम नहीं है, हम जल्दी ही देखेंगे कब आपका टाइम आने वाला है। तो आई होप को समझ में आया होगा। अभी के लिए इतना ही, सी यू नेक्स्ट सेशन, टिल देन।